बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के हालात हैं, चाहे वो अंदरूनी सिक्योरिटी है, चाहे पाकिस्तान के इर्द गिर्द है, चाहे खत्ते के हालात हैं, इसके बारे में सोच विचार बड़ी दूर की बात है। ज़्यादातर ना तो मीडिया इसको ठीक तरीके से कवर कर रहा है, ना ही हमारी जो पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो इसको ठीक तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रही है। चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नंबर एक, गुज़श्ता चंद माह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। जब से पीडीएम ने हुकूमत संभाली है, तकरीबन 400 के करीब बड़े सीरियस वाक़यात हो चुके हैं। ये इत्तफाकन नहीं हुआ। फिर एक इंतहाई मज़ाक़खेज़ किस्म की स्टोरी सामने आती है कि पाकिस्तान से ईरान के लिए स्मगल किया जाने वाला यूरेनियम बराह मस्कत बरतानिया पहुंचा, वहां से ईरान जाएगा। आप इस पर ज़रा गौर कीजिए कि पाकिस्तान से अगर आप किसी आम स्मगलर को भी ये चीज़ पकड़ा दें तो जेब में डाल के तो ईरान पहुंचा सकता है, बजाय इसके पहले मस्कत जाए, मस्कत से बरतानिया जाए, बरतानिया से फिर ईरान भेजा जाए। ये जो लंबा रूट है, ये इसकी लॉजिक शायद वही बता सकते हैं जिन्होंने ये स्टोरी घड़ी है। ये दूसरा, इसमें जो मिकदार है वो इतनी कम है कि उससे शायद कुछ भी नहीं बन सकता। तो फिर इसको स्मगल करने की वजह क्या थी? पाकिस्तान के नाम पर ये जो एफआईआर में एक और इंदराज हुआ है, ये क्यों हुआ इस चीज का? ये भी इत्तफाकन नहीं हुआ। और ये भी मैं कल भी किसी प्रोग्राम में ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान को चाहिए कि सारी जो इन्वेस्टिगेशन है इसका जल्दी से जल्दी हिस्सा बने, ताकि बरतानिया जो हमेशा से ही पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ बड़े तनदही से काम करते रहे हैं, वो एक और इतने बड़े एक स्कैंडल का हिस्सा ना बन जाए और पाकिस्तान को इसमें मतून ना कर लिया जाए। अब सोचिए कि जब दुनिया को बताया जाएगा कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर सिस्टम है वो महफूज नहीं है, तो आप स्टोरी याद, एक बार बार जो कहा जाता रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि दहशतगर्द पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर असासे हैं उन पर काबिज हो जाएं और ये पूरी दुनिया का खतरा बन जाए। दहशतगर्दी को आप इसके साथ जोड़िए, आपको थोड़ी सी बात शायद समझ आना शुरू हो जाए। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक मनसूबा बंदी के तहत पाकिस्तान को इसमें मतऊन किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है इसमें। और जिसका नाम पाकिस्तानी लिया जा रहा है, जो आप तफसील से इसके पीछे जाएंगे तो पता चलेगा कि शख्स है कौन और किसके कहने पे इसने काम किया। दहशतगर्दी पाकिस्तान में भारत बड़े जोर शोर से करवा रहा है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें भी मुझे कोई अब शक नहीं रहा कि ये भी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक कारनामा है और उनका असर रसूख मस्कत के इलाके में कम नहीं है, पाकिस्तान से कम ज्यादा है वहां पे। तीसरा, इकोनॉमिस्ट जो एक बड़ा मशहूर मैगजीन है, बरतानिया से पब्लिश होता है, अमेरिका से भी अब उसको ज्यादा पजीराई मिल रही है उसमें, वो एक मजमून छापता है, भारत के बारे में बात करता है। भारत को तो तकरीबन बैलेंस आउट कर देता है, क्योंकि भारत इस वक्त उनकी जरूरत है। एक तो बहुत बड़ी मंडी है उनके लिए, दूसरा मुख्तलिफ माहिदों के तहत भारत अब पूरी तरीके से मगरबी जो ताकतें उनका हिस्सा बन चुका हुआ है, और वो सब मिलकर इस खत्े में चीन के असर रसूख को रोकने के लिए, चीन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उस मंसूबे का एक हिस्सा है। और चूंकि वो इस मंसूबे का हिस्सा है, इसलिए भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एक किस्म की खुली छुट्टी दे दी गई है कि भारत जिस तरीके से चाहे पाकिस्तान के साथ डील करे और पाकिस्तान को स्टेज पे ले आया जाए जहां पर पाकिस्तान दुनिया की तमाम बातें मानने पर मजबूर हो जाएगी। तो इकोनॉमिस्ट ने ये तो लिखा, लेकिन जब पाकिस्तान के बारे में आई तो बड़ी अजीब सी बात की है। उन्होंने कहा जी, अगर इमरान खान साहब दोबारा हुकूमत में आ गए तो पाकिस्तान, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, तकरीबन तबाह हो जाएगा। इससे काफी सारे इलाके पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम बढ़ जाएगा, इकोनॉमिकली पाकिस्तान बिल्कुल डूब जाएगा। कहने का मतलब ये पाकिस्तान खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक फेल हो जाएगा। ये आउट ऑफ द ब्लू नहीं आया ये। अगर आपको याद हो 2018 के इलेक्शन से पहले भी अचानक यके बाद दीगरे 14-15 ऐसे मजमून छपे जिसमें खान साहब और उनके नजरियात के खिलाफ बहुत जोर शोर से लिखा गया। ये इसको भी आप लिंक कर दीजिए। फिर हमारे वज़ीर आज़म ने
अल अरेबिया को इंटरव्यू दिया, उसका जो हिस्सा जिसमें उन्होंने कहा कि हमने 75 साल से हम 3 जंगें लड़ चुके हैं और हमने अभी ये सबक सीख लिया है कि अब जिससे नुकसान होगा, जो इंटरव्यूअर था उसने ये कहने की कोशिश की कि दोनों मुल्कों का नुकसान होगा। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो गया है, तो अब हम ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारे साथ बातचीत करें और हम सुलह जोई के साथ आगे बढ़ें और इसमें कश्मीर का मसला बैठ के हल कर लें। बॉडी लैंग्वेज देखिए, अल्फाज का चुनाव देखिए, तो लग यूं रहा था कि पाकिस्तान का वजीर आजम एक एटमी ताकत का वजीर आजम, एक ऐसी ताकत का वजीर आजम जो तमाम तर खामियों के बावजूद भी इस वक्त दुनिया के बढ़ते हुए असर रसूख के मगरबी दुनिया के इंतहाई खास रुकावट के तौर पर सामने आ रहा है। उसका वजीर आजम शायद अमन की भीख मांग रहा है। ये शायद उनके मद्देनजर नहीं रहा कि अमन कोई किसी की झोली में नहीं डालता, अमन आपको अपनी ताकत के जरिए हासिल करना पड़ता है। फिर जो बॉडी लैंग्वेज थी वो देख के मुझे इंतहाई सदमा भी हुआ कि ये मेरे मुल्क का वजीर आजम ये बात कर रहा है। मेरा मुल्क का वजीर आजम ये भूल गया कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की सूरत हाल को यकसर तब्दील कर दिया गया है, मुआहदों के बावजूद, जिसमें भारत दोनों मुल्कों ने दस्तखत किए हुए हैं शिमला मुआहदे में कि हम कश्मीर की जो सूरत हाल है उस वक्त की, इसको कोई मुल्क तब्दील नहीं करेगा और इसी सूरत हाल में मामला तय होंगे, कश्मीर को आगे लेके चलना है। भारत ने एक तरफा तौर पर उसको न सिर्फ मनसूख कर दिया, बल्कि अब वो कश्मीर के 3 हिस्से करके कश्मीर में जो डेमोग्राफी है उसको चेंज कर रहा है। कश्मीर वैली की वहां पे बाकायदा हिंदू ब्राह्मण के नाम पर बहुत सारे आरएसएस के लोग ला के बिठा दिए गए हैं। भारत को वहां पे प्रॉपर्टी राइट्स मिल गए हैं और वहां पर अभी गैर मुल्की ताकतें, कुछ हमारे अरब दोस्त वहां पे बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं कि कश्मीर को अब भारत के हिस्से के तौर पर तस्लीम कर लिया गया है, इसे आगे बढ़िए। कुछ अर्सा पहले, शायद महीना 1.5 महीना पहले, जो उनके नॉर्दर्न कमांड कमांडर है उनका इंटरव्यू आया था कि करारदाद तो मौजूद है हमारी पार्लियामेंट की, जिस दिन हमारी हुकूमत हमें हुक्म देगी हम गिलगित बल्तिस्तान को और फिर आजाद कश्मीर को पाकिस्तान से वापस ले लेंगे, ये भारत कह रहा है। फिर चंद दिन पहले एक मोदी साहब का क्लिप बड़ा वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए हमने पाकिस्तान को दर बदर कर दिया है, वो जगह जगह हाथ फैलाए भीख मांगने पर मजबूर है, हमने पाकिस्तान को स्टेज पे कर दिया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी हो, पाकिस्तान के खिलाफ और साजिशें हों, भारत तो उसमें अपना पूरा जोर लगाए और हमारा वज़ीर आज़म इस तरीके से अमन की भीख मांग ले। मुझे ये समझ नहीं आई कि हम ये क्यों कर रहे हैं। मुझे तो लग यूं रहा है कि पाकिस्तान की डूबती जो माशी सूरत हाल है और ये जो सियासी एक अबतरी का शिकार है पाकिस्तान, ये सारे को जब मिला के डॉट्स मिला के लगते हैं तो लगता यूं है कि जो मगरबी ताकतें बड़े देर से मंसूबे के तहत काम कर रही थी, वो शायद वो समझते हैं कि अब कामयाबी के करीब पहुंच चुका हुआ है कि पाकिस्तान को हर लिहाज से उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया गया है कि पाकिस्तान के पास अब सिवाय इसके कोई ऑप्शन ना रह जाए कि पाकिस्तान भीख मांगे, और भीख मांगने के जब जाए पाकिस्तान को तो पाकिस्तान से शराइत बनवाई जाए। और शराइत क्या है? नंबर 1 शर्त यह है कि पाकिस्तान अपनी फौज कम करे। नंबर 2, चूंकि दहशतगर्दी का खतरा बढ़ रहा है, चूंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर सासे महफूज नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी एक स्मगल करते हुए पाया गया है, पाकिस्तान की जो इनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त वो ठीक नहीं है, इसलिए हो सकता है कि न्यूक्लियर सासे गैर दहशतगर्दों के हाथ में चले जाएं। और पाकिस्तान चूंकि बहुत कमजोर मुल्क बन चुका हुआ है, इसलिए पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी ठीक करने के लिए हम पैसे देने को तैयार हैं अगर आप अपने न्यूक्लियर सासे, जिस के से यूक्रेन ने किया था, पाकिस्तान भी उस तरीके से इससे दस्तबरदार हो जाए। उसके बाद पाकिस्तान का शर क्या होगा ये आप बेहतर सोच सकते हैं। मैं ये बात करते हुए मेरी जुबान लड़खड़ाती है। तो फिर बात वहीं पे आकर अटकती है कि पाकिस्तान जब तक सियासी इस्तेकाम हासिल नहीं करेगा, जब तक हम इस सियासी जो अब तरीक है इससे बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक एक मस्तहकम हुकूमत जिसको अवाम की पूरी तायद हासिल है बरसे इक़्तिदार नहीं होगी, पाकिस्तान कोई सही इकदम करने से
قابل نہیں رہے گا پاکستان. تو اس بار بار جو میں یہ دہرا رہا ہوں، اسی خوف سے میں دہرا رہا ہوں کہ بھئی خدا نخواستہ پاکستان کو نقصان ہونے سے پہلے آلریڈی ہم بہت نقصان پہنچا چکے ہوئے ہیں. خدا خدا کے لیے کوئی ایسے اقدام کیجئے کہ پاکستان اس صورتحال سے باہر نکلنے کی طرف کم از کم نیچے جانے کے بجائے کم از کم رکے اور پھر واپس جو پاکستان کا اصل مقام ہے اس کی طرف چلنا شروع ہو جائے. بہت ضروری ہے. اللہ کرے کہ ہماری آواز ان آوازوں میں شامل ہو جو پاکستان کی بہتری کے لیے اپنا زور لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی نافذ ہو. اللہ حافظ.